गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के अध्ययन के अंतर्गत वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वैगनर जो है ये जर्मन विद्वान थे और इन्होंने अपना ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। वास्तव में हम बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इस परिकल्पना का सूत्रपात लगभग 400 वर्ष से अधिक पुराना है और वैगनर ने 1912 में महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका 1915 और 20 के अंदर ये जो संस्करण था ये प्रकाशित हुआ और बाद में ये सिद्धांत जो है 1924 में जर्मन भाषा से जब अंग्रेजी के अंदर इसका ट्रांसलेशन हुआ तो उसके पश्चात ये विश्व के सामने प्रकाश में आया। और इन्होंने या वैगनर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये अपना पेपर जो है या सिद्धांत जो है ये पब्लिश कराया था। इसके साथ ही इस सिद्धांत की बात हम करें तो वैगनर की इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागरों का जो वर्तमान वितरण प्रारूप है ये अंतर महाद्वीपीय विस्थापन का कारण है और इस महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया जो है ये आज भी जारी है, जिसके द्वारा महाद्वीपों के स्वरूप और इनकी आकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा है। वैगनर ने जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, पेलियो क्लाइमेटोलॉजी, जीवाश्मिकी, प्राणी विज्ञान और बॉटनी जो है इन विषयों से संबंधित जो भी साक्ष्य थे वो एकत्रित किए और उसके पश्चात अपने इस सिद्धांत जो है इसको एक रूपरेखा प्रदान की। इन्होंने मूलतः हम बात करें तो अल्फ्रेड वैगनर जो थे ये मौसम विज्ञानी थे और इनका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी के ऊपर जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करना। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से जब इन्होंने अध्ययन किया तो इनको ये ज्ञात हुआ कि भूतकाल के अंदर विषुवतरेखीय उष्णकटिबंधीय आर्कटिक प्रकार के जलवायु उन क्षेत्रों में विद्यमान थी जो ऐसी जलवायु दशाओं के वर्तमान क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जो आज शीतकाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये वैगनर के लिए एक पहेली जैसी बात रही और इस चीज़ को इन्होंने सिद्ध करने के लिए दो चीज़ों की कल्पना की। पहली चीज़ कल्पना जो इन्होंने ये मानी कि स्थलीय भाग जो हैं वो स्थिर रहे और जलवायु कटिबंधों के अंदर स्थानांतरण हुआ है। दूसरा इन्होंने ये कल्पना की कि यदि जलवायु कटिबंधों को स्थिर माने तो स्थल खंडों के अंदर स्थानांतरण हुआ है। तो पहले मत जो था इनका, इसके समर्थन में कुछ विद्वान जो है वो आए, लेकिन इस चीज़ को वैगनर ने नहीं माना और जब वैगनर ने अध्ययन किया तो ये माना कि पृथ्वी के ऊपर जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर हैं और जो हमारे भूखंड जो हैं या महाद्वीप जो हैं इनमें खिसकाव हुआ है। तो इन्होंने स्थलखंडों का स्थानांतरण माना और उसके आधार पर अपना ये सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया और इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण, समुद्र द्वीपीय जो चाप हैं उनका निर्माण और जो कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण युग आया था उसकी व्याख्या की। अब बात करते हैं हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। तो वैगनर के मत के अनुसार लगभग 34-35 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी जो कार्बोनिफेरस युग जो था उस युग में पृथ्वी के ऊपर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। ये सभी महाद्वीप जो थे एक महाद्वीप के रूप में थे जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया और इस पेंजिया का मतलब होता है ग्रीक भाषा के अंदर संपूर्ण पृथ्वी। और तो इनके अनुसार सारी की सारी पृथ्वी एक भूखंड के रूप में थी और वो इसको इन्होंने पेंजिया के नाम से पुकारा।
इस पेंजिया के चारों तरफ एक जलीय सागर था जिसको इन्होंने पैंथालसा नाम दिया। और वही पैंथालसा जो है आज का हम प्रशांत महासागर जो है उसको हम संकुचित पैंथालसा का जो हिस्सा है उसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही इनके अनुसार जो पेंजिया जो है इसमें विखंडन हुआ और विखंडन के पश्चात इसके जो भूखंड हैं ये पेंजिया जो है ये दो भागों के अंदर विभाजित हो गया। उत्तरी भाग जो है वो अंगारा भूमि के अंदर और जो दक्षिणी भाग है ये गोंडवाना भूखंड के अंदर विखंडित हुआ। तो इन्होंने पेंजिया के दो मुख्य भाग माने, पहला लोरेंशिया जिसको अंगारा भूमि भी कहा जाता है और दूसरा है गोंडवाना भूभाग। तो उत्तरी भूखंड को इन्होंने लोरेंशिया, और इस लोरेंशिया का निर्माण जो है वर्तमान उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों से हुआ है। गोंडवाना भूखंड जो है ये दक्षिण में अवस्थित था जिसके अंतर्गत वर्तमान दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप जो हैं वो सम्मिलित थे, या हम कहें कि इन महाद्वीपों ने मिलकर गोंडवाना भूखंड का निर्माण किया। कुछ समय पश्चात इनके अनुसार इस पेंजिया के मध्य भाग के अंदर विखंडन हुआ और उस विखंडन के द्वारा एक स्वेस के अनुसार एक टैथीज भूसन्नति या भू अभिनति का निर्माण हुआ। तो वैगनर के अनुसार टैथीज के पेंजिया के मध्य भाग में एक गहरी जलपूर्ण जलीय खाई का निर्माण हुआ जिसको इन्होंने टैथीज सागर का नाम दिया। जैसे ही टैथीज का निर्माण प्रारंभ हुआ इसको वैगनर ने ओपनिंग ऑफ टैथीज कहा या टैथीज सागर का खुलना कहा। तो टैथीज सागर के निर्माण के पश्चात जैसे जैसे टैथीज सागर के आकार के अंदर विस्तार होता गया या वह बड़ा होता गया वैसे वैसे भूखंड या महाद्वीप जो है वो एक दूसरे से दूर खिसकते गए। तो वैगनर की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान वितरण जो है वो पेंजिया के विखंडन और उसके विखंडित टुकड़े जो हैं उनके विस्थापित हो जाने से उनका निर्माण या महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इनके अनुसार गोंडवाना जो है इसके गोंडवाना का जो विखंडन है ये खासकर मेसोजोइक इरा के अंदर हुआ और कुछ समय पश्चात उत्तरी अमेरिका जो है वो लोरेंशिया से पृथक होकर पश्चिम की ओर खिसका। जैसे जैसे ये भूखंड एक दूसरे से खिसकते गए वैसे वैसे ये अपने नए महाद्वीपीय स्वरूप के अंदर परिवर्तित होते गए और जो आद्य महासागर या जो पैंथालसा महासागर जो था वह छोटे महासागर के अंदर परिवर्तित हुआ जिसको हम वर्तमान प्रशांत महासागर कहते हैं। और महाद्वीपों के जो मध्य रिक्त स्थान था वहाँ पर नए नए महासागरों का निर्माण हुआ, जैसे हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इन सब महासागरों का निर्माण महाद्वीपों के खिसकाव के पश्चात उन रिक्त स्थानों में जल के भरने से हुआ है। तो पैंथालसा जो है वो पेंजिया के चारों ओर का जो सागरीय विस्तार जो था उसको इन्होंने पैंथालसा के नाम से जाना था। इसी तरह से पेंजिया का निर्माण इन्होंने 3 परतों से मिलकर बना हुआ माना, जिसमें सियाल, सीमा और निफे, यानी जैसी पृथ्वी 3 इन परतों से बनी हुई मानी गई है। और इसके साथ ये कहते हैं कि जो महाद्वीप हैं वो सियाल से निर्मित थे और महासागरीय तल जो हैं वो भारी सीमा से निर्मित थे। इसके साथ ही वैगनर के अनुसार जो सियाल परत है ये सीमा परत के ऊपर बिना किसी अवरोध के तैर रही थी और वैगनर ने पेंजिया के विखंडन और विस्थापन जो था इसके लिए 2 बलों को मुख्यतः कारक माना। वैगनर के अनुसार हम बात करें तो वैगनर ने विस्थापन की मुख्य 2 दिशाएं बताई थी। एक तो जो डायरेक्शन जो थी वो पश्चिम की ओर और दूसरा इन्होंने माना था भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर। तो इन दिशाओं में विखंडन के लिए 2 प्रकार के बलों की इन्होंने कल्पना की, जिसको पहला जो है वो है विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा जो है वो है चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति। जो गुरुत्वाकर्षण विभेदक बल जो है इसके अनुसार भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर महाद्वीपों का खिसकाव हुआ। ये दोनों ही बल जो है वैगनर के अनुसार
विपरीत दिशा में कार्यरत थे। दूसरा जो इन्होंने कारण माना वह है सूर्य और चंद्रमा का जो टाइडल फोर्स है, ज्वारीय बल को। इस ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह या खिसकाव हुआ। तो जो भी महाद्वीप जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो पश्चिम की ओर खिसके हैं, वो वैगनर के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण इनमें खिसकाव हुआ है। इसी के साथ हम बात करें तो पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण भी ये कहते हैं कि ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स जो है ये उत्पन्न होता है। लेकिन हम बात करें ज्वारीय बल के द्वारा भूखंडों के खिसकाव की, तो वर्तमान में हम देखें तो ये दोनों शक्तियां जो है वे महाद्वीपों के विखंडन हेतु पर्याप्त नहीं है। और वैगनर ये मानते हैं कि चंद्रमा की जो घूर्णन गति जो थी वो इस समय कार्बोनिफरस पीरियड के अंदर, जुरेसिक पीरियड के अंदर वर्तमान समय से बहुत अधिक तीव्र थी, जिसके कारण ये अधिक मात्रा में इसने ज्वारीय बल पैदा किया और इस अधिक ज्वारीय बल के कारण महाद्वीप जो है वो पीछे की ओर छूट गए और पश्चिम की ओर विस्थापित हुए। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि इतनी ज्वारीय बल यदि पृथ्वी के भूपटल को तोड़कर महाद्वीपों को खिसका सकते हैं या उनको गति दे सकते हैं, तो फिर ये ज्वारीय शक्ति इतनी अधिक होनी चाहिए थी, वर्तमान समय से कई गुना अधिक होनी चाहिए थी। और यदि वर्तमान ज्वारीय शक्ति से बहुत अधिक होगी तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो उसको रोक देगी, यानी पृथ्वी जो है वो रोटेशन नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने जो ये कारण माना, ये अधिकांश विद्वान जो है इसको सही कारण नहीं मानते हैं, या हम कहें इस कारण को नकारते हैं। अब हम बात करें महाद्वीपों का विखंडन, तो महाद्वीपों का विखंडन जो है वो अलग अलग युग में हुआ है। सबसे पहला विखंडन इन्होंने कार्बोनिफरस युग के अंदर माना है, जो कि अभी बात की थी हमने 34-35 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया है। इसमें पेंजिया विखंडित हुआ, उत्तरी लॉरेंशिया और दक्षिणी गोंडवाना भाग में विखंडित होकर ये दो भूभागों में बटा और इसके मध्य भाग में टैथिस सागर का निर्माण हुआ। और विखंडन का कारण इन्होंने ज्वारीय बल और जो विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको माना। दूसरा युग आता है जुरेसिक युग। जुरेसिक युग यानी लगभग 17-18 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के अंदर, यानी जो दक्षिणी भूभाग था उसके अंदर विखंडन हुआ, और जिसके कारण मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका ये जो हैं अलग हुए, पृथक हुए और इनमें खिसकाव हुआ। तो मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में उत्तर की ओर खिसकाव हुआ और ज्वारीय बल के कारण दक्षिणी अमेरिका जो है वो पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। इसके साथ ही इसी काल में वैगनर के अनुसार विभिन्न जो हमारे महासागर हैं इनका निर्माण हुआ, क्योंकि जैसे जैसे महाद्वीप खिसकते गए वैसे वैसे उनके मध्य भाग के अंदर नए महासागरों का निर्माण हुआ। सबसे पहला जो महासागर बना वो था हिंद महासागर। हिंद महासागर का निर्माण इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण जो रिक्त स्थान रह गया था उसमें हिंद महासागर का निर्माण इन्होंने माना। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसकने से अटलांटिक महासागर को निर्मित इन्होंने माना। और इनके अनुसार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो हैं इनके प्रवाह की दर जो है वो समान नहीं थी, अलग अलग थी। इसलिए अटलांटिक महासागर जो है इसका आकार जो है वो एस के आकार का है। और इसके साथ ही अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में मध्य अटलांटिक कटक पाई जाती है, जिसको कि इन्होंने स्थल का ही भाग माना। और इनके अनुसार दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण वह भाग छूट गया और छूटकर शेष जो बचा हुआ भाग जो था वह मध्य अटलांटिक कटक के अंदर परिवर्तित हुआ। अगला महासागर जो इन्होंने निर्मित माना यह है आर्कटिक सागर। आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी स्थलखंड के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन के कारण इसका निर्माण हुआ। और आखिरी जो बचता है हमारा महासागर प्रमुख यह है प्रशांत महासागर। इसको आद्य महासागर के नाम से भी जानते हैं। प्रशांत महासागर पैंथालसा का ही अवशिष्ट भाग है और पैंथालसा जो है वो वर्तमान प्रशांत महासागर से 2 गुना बड़ा था। तो इसके
प्रशांत महासागर के तीनों दिशाओं से स्थल की ओर विस्थापन हुआ, जिसके कारण ये छोटा होकर संकुचित रह गया और इसका वर्तमान स्वरूप निर्धारित हुआ। तो हम बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम जो महासागर जो है वो प्रशांत महासागर ही है, क्योंकि बाकी महासागर जो है वो बाद में बने हैं। और अगला जो है वो है प्लायोसीन युग। प्लायोसीन युग जो है, यहाँ तक आते आते पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप जो है, यानी जल और स्थल और जो महाद्वीपों का, ये इस युग तक आते आते निर्धारित हो चुका था। इसके साथ ही अब अगली बात हम करते हैं ध्रुवों का पलायन। वैगनर ने विभिन्न स्थलों पर जाकर जब विभिन्न स्थलों की शैलों का अध्ययन किया तो ये पाया कि ध्रुवों की स्थितियां ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर अलग अलग पाई गई हैं। तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन ध्रुवों से स्थल के दूर होने के रूप में हुआ, जिसे इन्होंने वेंडरिंग ऑफ पोल्स के नाम से या ध्रुवों का पलायन के नाम से जाना। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग युगों के अंदर ध्रुवों व भूमध्य रेखा की स्थिति की। सबसे पहले हम ले सिलूरियन युग के अंदर। सिलूरियन युग के अंदर उत्तरी ध्रुव 14 डिग्री उत्तर में और 124 डिग्री पश्चिम में था, और दक्षिणी ध्रुव जो है ये वर्तमान मेडागास्कर जो दक्षिणी अफ्रीका में है के उत्तर पूर्व में था, और भूमध्य रेखा जो है वो नॉर्वे के उत्तरी भाग में से गुजरती थी। यानी वर्तमान नॉर्वे अब उत्तर की उच्च अक्षांशों में है, लेकिन इस काल के अंदर सिलूरियन युग के अंदर नॉर्वे जो है वो इक्वेटर के ऊपर विस्तारित था। अब बात करें हम कार्बोनिफरस युग की, तो इस काल के अंदर उत्तरी ध्रुव की स्थिति थी 16 डिग्री उत्तर और 147 डिग्री पश्चिम में, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर नेटाल में डरबन के समीप था, और मध्य रेखा जो है वो यूरोप के मध्य भाग से गुजरती थी। यानी यूरोप जो है वो इस काल के अंदर कार्बोनिफरस युग में लगभग 34-35 करोड़ वर्ष पूर्व यूरोप की स्थिति इक्वेटर के ऊपर थी। इसी तरह से हम बात करें टर्शियरी युग की, तो टर्शियरी युग के अंदर उत्तरी ध्रुव की स्थिति 51 डिग्री उत्तर और 155 डिग्री पश्चिम में, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, और भूमध्य रेखा जो है वो अल्पाइन पर्वत क्षेत्र से गुजरती थी। तो यानी अलग अलग काल के अंदर हम देखें तो ध्रुवों की और विषुवत रेखा की जो स्थिति है वो परिवर्तित हुई है। वास्तव में ध्रुव और विषुवत रेखा की स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भूखंड जो है उनकी स्थिति के अंदर परिवर्तन आया है। इसके साथ ही इन्होंने वैगनर ने कुछ और चीज़ों को भी यानी स्थल आकृतियों को समझाने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख है वलित पर्वतों की उत्पत्ति, इसके साथ ही जो हमारी महाद्वीपीय चाप हैं इन सब की उत्पत्ति को इस सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लेते हैं रॉकीज और एंडीज श्रेणी का निर्माण। ये दोनों पर्वत श्रेणियां क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर विस्तारित हैं। तो उत्तरी और जब दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे थे तो इनके अनुसार सीमा परत जो निचली परत है, सीमा द्वारा सियाल परत के ऊपर बाधा उत्पन्न की गई, जिसके कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वलन उत्पन्न हुए और उन उत्पन्न वलों से रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरह से हिमालय और आल्प्स पर्वत श्रेणियों का निर्माण इन्होंने समझाने का प्रयास किया। इनके अनुसार जब पेंजिया के मध्य भाग के अंदर जो टैथीस सागर बना और उस टैथीस भूसन्नति के अंदर मलबा निक्षेपित होने के पश्चात जो भूखंड है खासकर यूरेशिया, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भाग जो है ये भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर विस्थापित हुए, जिसके कारण टैथीज के अंदर फोल्ड्स या वलन बने, और ये फोल्ड्स और वलन जो हैं अल्पाइन जो सीरीज हैं जैसे हिमालय और यूरोप का जो आल्प्स सीरीज जो है उसके अंदर परिवर्तित हुए। तो यहाँ हम बात करें तो वैगनर दो चीज़ें एक साथ या दो परस्पर विरोधी वक्तव्य जो है वो एक साथ बोल रहे हैं। एक और तो वो कहते हैं कि सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैरती है, और दूसरा वो कहते हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर सीमा द्वारा सियाल परत के सामने अवरोध उत्पन्न किया, जिसके कारण रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ। हालांकि ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इसके द्वारा इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया।
अगली जो इन्होंने उत्पत्ति समझाने की प्रयास उत्पत्ति जिसके बारे में बात की, ये समुद्र द्वीपीय चापों की उत्पत्ति। तो समुद्र ग्लोब के ऊपर हम देखें तो जितने भी हमारे जो समुद्र द्वीपीय चाप जो हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों के ऊपर नजर आते हैं। जैसे सबसे पहला हम देखें प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे या फिर एशिया के पूर्वी तट के सहारे, उत्तर में क्यूराइल द्वीप समूह, फिर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशियाई द्वीप समूह। तो इस सारे के सारे एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक सीधी चाप के रूप में या चापाकार आकृति के अंदर अवस्थित हैं। तो इनके अनुसार जो एशिया महाद्वीप का जो पश्चिम की ओर खिसकाव हुआ, जिसके कारण इसका पूर्वी भाग जो है वो इसकी गति का साथ नहीं दे पाया, जिसके कारण ये हिस्सा द्वीपों के रूप में पीछे की ओर छूट गया। तो इसके साथ ही उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य हम देखें तो कैरिबियन आइलैंड्स जो है वो नज़र आते हैं, जिनको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका के भी उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में कुछ द्वीप समूह नज़र आते हैं। तो इनके अनुसार भी जब दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहे थे तो उनके पूर्वी भाग का कुछ हिस्सा जो है वो पीछे की ओर छूट गया, जिसके कारण इन पश्चिमी द्वीप समूहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से वैगनर ने पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत और वलित पर्वत और द्वीप समूह जो हैं उनकी उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। तो वैगनर ने अपने सिद्धांत द्वारा ये माना कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप हैं इनमें निरंतर विस्थापन हो रहा है और इनके विस्थापन के द्वारा ही अलग अलग महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हुआ। और इसके साथ साथ इन महाद्वीपों के ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं और महासागरों के मध्य महासागरीय कटक और द्वीप समूह जो उनका निर्माण हुआ। तो ये तो था महाद्वीप वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगले व्याख्यान में हम इस सिद्धांत की विवेचना करेंगे, जिसमें जो सिद्धांत कुछ चीज़ें इसके पक्ष में और कुछ जो इसकी आलोचनाएं हैं उनको लेंगे। धन्यवाद।